नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन 2 में तो ज्यादा सख्ती है, लेकिन ये लॉकडाउन खुलता भी है, बस खोलने वाला चाहिए। मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर में घर जाने के लिए तड़पते हुए मजदूरों का कारवां देखा है आपने। 2 दिन पहले ही मुंबई में लाठी चली है उन पर, लेकिन आज ऊंची फीस देकर कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार ने 200 बसें चलवा दी। सभी कर्मचारी पुलिस के और रोडवेज के जो चौराहे पर अनावश्यक भीड़ एकत्र हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का आदेश का पालन करते हुए अपने अपने बसों में बैठना सुनिश्चित करें। मंदिर के पास छाया में आ जाएं और अपनी अपनी नाम। आगरा के बस अड्डे पर लॉकडाउन को तोड़ने के लिए सुबह से ही 200 बसों का काफिला तैयार किया जा रहा था। जो भी गार्ड में ड्यूटी में आए वो टीपी नगर बूथ में आ जाए। यूपी सरकार का हुक्म था, कूच की तैयारी करो। अमीरों की मदद का सवाल है, राजस्थान सरकार ने कहा जरूर करें। कोटा में स्टूडेंट्स फंसे हैं, उनको बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो हमारी बसें चलाई जा रही हैं, वो बसें हम लोग आगरा से भी यहाँ से रवाना कर रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10, 20, 50 नहीं, यूपी रोडवेज की पूरी 200 बसें लॉकडाउन की धज्जी उड़ाती हुई कोटा शहर की तरफ दौड़ती जा रही हैं। 2500 से ज्यादा छात्रों को वापस उनके घर लाने। मैं राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए मदद प्रोवाइड करी है कि हम आज अपने घर की तरफ जा पा रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था कराई ताकि हम अपने शहर जा सकें। इन लोगों के लिए बसें नहीं चलाई जाती क्योंकि ये लखपतियों की जमात नहीं है। पसीना बहाकर, हाड़ तोड़कर, मिट्टी को हमवार बनाकर, देश को खिलाकर खुद खाने वाली जमात है। ऐसे हजारों लोग जब नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा, जयपुर, कोटा की सड़कों पर चीखते हैं तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की वही सरकारें कहती हैं, खामोश, तुम लॉकडाउन नहीं समझते। पूरे प्रदेश को पूरी तरह लॉकडाउन करने के लिए निर्णय लिया है। गंभीरता से बिहेव करना है, फॉलो करना है सरकार के निर्देशों को। अब वही योगी सरकार है, वही गहलोत सरकार है, वही लॉकडाउन है, वही सोशल डिस्टेंसिंग है और वही लोग हैं, लेकिन कानून बदल गया है। लाखों रुपए की फीस चुकाकर आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लॉकडाउन को तमाशा बना दिया जाता है और इस तमाशे पर कोटा में फूल बरसाए जाते हैं। वहाँ से बच्चों को बिठाया जाएगा, जनपद वाइज बिठाया जाएगा। इनमें हमने 2 सीओ और एक एसडीएम स्तर का अधिकारी भी पहले चला गया, जो ताकि वहाँ पे मौजूदा अधिकारियों से एक समन्वय स्थापित करके और पहले से व्यवस्था वहाँ पे बना के रखेगा। मतलब यूपी में अभी कई दिनों तक धज्जियां उड़ाई जाएंगी लॉकडाउन की। कोटा से सारे बच्चों को पहले आगरा लाया जाएगा और इसके बाद सबको जांच के बाद उनके घर भेजा जाएगा। जिस जिले के बच्चे उस जिले को जाएगी यूपी सरकार की गाड़ी। उन्होंने सेग्रीगेशन कर रखा है, तो वहाँ पे बच्चों को लगातार जो है वहाँ के बच्चों को अलग अलग एरिया के हिसाब से उन्होंने बांट रखा है। कोचिंग सेंटर्स के उन्होंने अपने बात करके। आप किसी को एक फोन कीजिए, रिंगटोन की जगह आवाज सुनाई देती है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा, सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकले। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन को तोड़ने के लिए पूरा अमला झोंक डाला है। हमने ऐसी व्यवस्था करी कि हर 10 बस पे एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उसका प्रभारी रहेगा। साथ ही साथ 100 बसों पे एक सर्कल ऑफिसर यानी क्षेत्राधिकारी रैंक का अधिकारी रहेगा। वो पूरा समन्वय स्थापित करेगा और पूरी व्यवस्था को बना के रखेगा। ये कोई आपात स्थिति नहीं है। कोटा में केवल क्लासेस नहीं चल रही है, समस्या केवल इतनी थी कि बच्चों का मन नहीं लग रहा था, उनके माँ बाप का मन नहीं लग रहा था। तो मन तो करोड़ों लोगों का नहीं लग रहा, चिंतित तो पूरा देश है।
लेकिन यूपी और राजस्थान की सरकारों ने बच्चों और उनके घर वालों का जी लगाने के लिए 200 बसों का काफिला लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकाल दिया। अपना सोच ये था तो मैंने भारत सरकार से शेयर किया, प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट करी, हालांकि वो स्वीकार नहीं हुआ। कि एक बार लोगों के दिलो दिमाग में आ चुका है, हम अपने घर जाना चाहते हैं, माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए, और वो जा नहीं पा रहे। अब बिहार सरकार फंस गई है। लेकिन ये लॉकडाउन है, ये समझना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंस ही एकमात्र दवा है, कोई वैक्सीन नहीं आया है। तो ये बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं, वो विभिन्न प्रक्षेत्र से गुजरते, उनको भेजने का औचित्य क्या किया? बात केवल इतनी है कि इस आफत में भी सरकारों को लोकप्रियता सूझ रही है। 3 दिन पहले ही बनारस से लगभग 1000 लोगों को जीवीएल नरसिम्हा राव के अनुरोध पर सम्मान के साथ लॉकडाउन की धज्जी उड़ाते हुए हैदराबाद भेजा गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप रईस हैं तो आपके लिए सरकार, और गरीब हैं तो आपके लिए हाहाकार। आज आंध्र प्रदेश तेलंगाना, मतलब सारा खेल रईसी और रसूख का है। सारा लॉकडाउन 2 मिनट में टूटकर धराशाही हो जाता है, और इसका सबसे ज्यादा मखौल उड़ा रहे हैं हमारे नेता। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी थी। इस शादी समारोह में लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ा दी गई, सोशल डिस्टेंसिंग की भी। लेकिन दूसरी तरफ सूरत में एक शादी हुई जिसमें केवल 5 लोग मौजूद थे। दोनों का अंतर देखिए। फिदा ऐसे गम पे है खुशियां तमाम, अमीरों की शाम, गरीबों के नाम, अमीरों की शाम, गरीबों के नाम। फिल्म थी नाम, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लेकिन बंगलुरु से 28 किलोमीटर दूर रामनगर के फार्म हाउस का ये उत्सव देखकर 1986 के उस गीत की याद ताजा हो जाती है। कौन कहता है कोरोना है, कौन कहता है लॉकडाउन है, कौन कहता है सोशल डिस्टेंसिंग है। अमीरों की शाम, गरीबों के नाम। आप तो रस्मों का लुत्फ उठाइए हुजूर। आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और सूबे के पूर्व गृह मंत्री एम कृष्णप्पा के मेहमान हैं। शादी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप दवाई लेने दूर निकल जाएंगे तो सैकड़ों सवाल हैं। मरीज लेकर गाड़ी से निकल जाए तो बीसियों बवाल है। लेकिन यहाँ तो पुलिस फर्रे में गाड़ियों की पूरी लिस्ट लेकर खड़ी थी। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 42 गाड़ियों के लिस्ट तो एक ही पन्ने में है। पता नहीं कितनों का हिसाब किताब इस वीडियो में नहीं है। पुलिस वाला अदब से गाड़ी का नंबर देखता और मुस्कुरा कर कहता, अच्छा आप सीएम साहब के लड़के की शादी में आए हैं, आप शौक से तोड़िए सोशल डिस्टेंसिंग, हम कोरोना को यहीं रोक लेंगे, आप मजे कीजिए। I'll call for the report from the Ramnagar Deputy Commissioner, because already particularly this issue was in limelight. Even after a lot of warning and intimation, if any kind of violation has happened, we need to find out and suitable action will be taken against the concerned people. प्रधानमंत्री ने कहा है बुजुर्गों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है, उनका ज्यादा ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ तो 86 साल के देवेगौड़ा और 60 साल के कुमारस्वामी हर रस्म को मगन होकर निभा रहे थे। ये देखिए पगड़ी की रस्म, मेला लगा हुआ है। ये देखिए वरमाला की रस्म, होड़ लगी हुई है एक दूसरे के पास आने की। ये है हाथ धराई की रस्म, महानुभावों के बीच की दूरी देखिए। ये है स्नान की रस्म, मत पूछिएगा रस्म बड़ी या कोरोना। Mr. Kumaraswamy's son Nikhil Kumaraswamy got married, and today is not the time to play politics. If at all they do have some really report was they are saying 40 people of the family who had followed all the guidelines of WHO, all the guidelines which is needed by the government, and now if at all they want to do politics, I don't think this is the right time to do politics. ड्रोन कैमरे से ली गई मंडप की इस तस्वीर को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कोरोना
कर्नाटक में केवल गरीब लोगों, साधारण लोगों, मजदूरों और कर्मचारियों के लिए मौत का पैगाम लेकर आया है। मेहमानों का ऐसा मजमा सजा था कि पूछिए मत, और क्या मजाल कि किसी के चेहरे पर मास्क दिख जाए, जैसे कोरोना मास्क लगाने से बुरा मान जाता। लेकिन मजा देखिए, देवेगौड़ा खानदान को इतना मेला लगाकर भी संतोष नहीं हुआ है। माफी मांगी है कि 50-60 मेहमानों से क्या होता है, जश्न तो हुआ ही नहीं जैसा हम चाहते थे। ಇವತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ तो बड़ा आदमी होता है, और बड़ा आदमी होता ही इसलिए है कि वो बड़ा कानून तोड़ सकता है, महामारी के दौर में मनमानी कर सकता है, जश्न मना सकता है। लेकिन इसी के मुकाबिल सूरत की ये तस्वीर नजीर पेश करती है। ये भी एक शादी की ही तस्वीर है, लेकिन एक साधारण आदमी की शादी की तस्वीर। ना कोई मंडप, ना कोई मेहमान, दूल्हा दिशांग, दुल्हन पूजा, दोनों के माता पिता और एक पुजारी। सबके चेहरे पर बाकायदा मास्क। दूल्हा दुल्हन शादी से पहले बाकायदा सैनिटाइजर लगाते हैं, और कुल 5 लोगों में हो गई शादी। एक एडवोकेट से राय ली, वो एडवोकेट जी से राय लेके हम लोग ने हमारे फैमिली मेंबर्स मीन्स मेरे पापा मम्मी, मेरे दादा दादी, पूजा के पापा मम्मी और महाराज जी और एडवोकेट के हाजिरी में मैंने ये हम लोग ने शादी की, जिसमें हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया है, सैनिटाइजिंग किया था, हाथ को हम लोग ने मास्क पहना हुआ है, हैंड ग्लोव्स पहना हुआ है। ये प्रिकॉशंस रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ये मुहूर्त पे बड़ों के आशीर्वाद से हम लोग एक छोटी से 3-4 जने या 5-6 जने मिलकर हम ये शादी करें। अब दोनों तस्वीरों को मिलाकर देखिए और फैसला कीजिए कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं। एक तरफ एक बड़े आदमी की शादी है जिसके लिए कोरोना महामारी एक मजाक है, और दूसरी तरफ एक साधारण आदमी की शादी है जिसके लिए एक मौका है अपने राष्ट्रीय दायित्व को समझने और उसे निभाने का। तो क्या मामला ताकत का है, हैसियत का है, ओहदे का है, या फिर कयामत के दौर में इंसानी शराफत का है? आज तक ब्यूरो। अमीर गरीब का फर्क है, और इंतहा तब होती है जब लॉकडाउन को तोड़कर लोग स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर हमला कर देते हैं। इंदौर और मुरादाबाद के बाद राजस्थान के टोंक में भी ऐसा ही हुआ है। पुलिस लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही थी, लेकिन लोग तलवार लेकर घरों से बाहर निकल आए, छतों से पत्थर बरसाने लगे। 3 पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए हैं। 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन 8 अभी भी फरार हैं। राम राम सत्य है, 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 राम राम। यूपी के रहने वाले विजय सिंह की अजमेर में मौत हो गई तो रफीक और उनके दोस्तों ने कंधा भी दिया और कौम के तकाजों को किनारे रख के मुखाग्नि भी। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। गुजरात के रहने वाले राजेंद्र की जयपुर में मौत हो जाती है तो पप्पू कुरैशी और उनके दोस्त अर्थी भी सजाते हैं और राम नाम सत्य है का जयकारा भी लगाते हैं। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों पर, नर्सों पर, जांच दल पर पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें घायल कर रहे हैं, इंसानियत को रौंद रहे हैं? टोंक जिले के एमसीएच अस्पताल में राजस्थान पुलिस के 3 पुलिस वाले बिस्तर पर पड़े। 2 को छुट्टी मिल गई है और इनका कसूर ये है कि ये कसाईबाड़ा मोहल्ले में लोगों को समझाने गए थे कि कोरोना से बचने के लिए घरों में रहें, लेकिन उत्पातियों ने घर में रहने की बजाय बाहर निकलकर हमला बोल दिया। और उनको हिदायत दे रहे थे अंदर जाने के लिए। 8-10 ड्यूटी लगा के बैठे हुए थे, उनको भेज रहे थे अंदर। तो वो अंदर जाते एक मतलब वहाँ हिदायत दे रही थी, उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी, क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के। और हमारे सभी को घेर लिया, हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे, जो सभी के पास लगभग वो हथियार थे। दरअसल पिछले 3 दिन में टोंक में कोरोना के 18 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अकेले टोंक जिले में कोरोना पॉजिटिव के मामले 84 हो गए हैं
और सभी के सभी तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामले हैं। ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन को और सख्त किया जाए। इसी के तहत सुबह 8 बजे टोक पुलिस के जवान कसाईबाड़ा मोहल्ले में अनाउंस करते घूम रहे थे। पुलिस का कहना है कि अचानक हाथों में लाठी डंडे और तलवार लिए लोगों ने हमला बोल दिया। पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागे, लेकिन छतों पर पत्थर बरस रहे थे। हमलावरों की तादाद 70 से 80 थी और पुलिस वाले 5। किसी तरह वो वहां से निकल पाए, लेकिन तब तक 3 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें हमारे रामराज कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल और बागचंद, उन तीनों के हैं, हॉस्पिटलाइज है तीनों, और डॉक्टर के उसके अंदर उनका इलाज चल रहा है। काफी लोगों को पूछताछ के लिए लेकर आए हैं। अब देखिए तमाशा, पुलिस वाले अस्पताल पहुंचे, लेकिन इसके पहले ही नेता थाने पहुंच गए और दलील देने लगे कि पुलिस सादी वर्दी में थी, इसलिए गलतफहमी हो गई, मुकदमा दर्ज न किया जाए। टोक से लेकर जयपुर तक इस बात पर माथापच्ची होती रही कि इस हमले को गलतफहमी माना जाए या फिर षड्यंत्र। और इस तरीके से अनजाने में ये घटना घटित हुई है, और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि पुलिस के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया है वो बिल्कुल गलत किया है। लोगों को नहीं करना चाहिए था। पुलिस हमारी रक्षा कर रही है, हमारी सेवा के लिए है। पुलिस कहती है कि पिछले दिनों जब इसी इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट हुई थी तो 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तब कहा गया था कि इलाके में लोग वर्दी देखकर भड़क जाते हैं, इसलिए सादी वर्दी में पुलिस भेजी जाएगी, और जवान बाकायदा पुलिस की गाड़ी में थे। 6 घंटे के बाद पुलिस ने 15 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तार केवल 7 हुए। सवाल है कि अगर इसे गलतफहमी मान भी लिया जाए तो क्या किसी को इस तरह से तलवार लेकर सरेआम हमला बोलने की छूट मिल जाती है, छतों से पत्थर बरसाने की छूट मिल जाती है? लेकिन टोक उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का इलाका है, इसलिए पुलिस के आला अफसर भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इंसिडेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया तत्काल, और गंभीरता से लिया जा रहा है उसको, और जो भी सख्त कार्रवाई इसमें संभव है सब की जा रही है। यह हालत तब है जब राजस्थान में अब तक 4 पुलिसकर्मी कोरोना पीड़ितों को बचाते बचाते खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो तंग गलियों में जान बचाने के लिए भाग रहे थे और छतों से पथराव हो रहा था। इस तरह की दृश्य और हरकत दोनों ही घिनौने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घिनौना हमारी राजनीति है, जिसकी वजह से आरोपियों को पकड़ने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। यह किसी एक शहर, किसी एक सूबे का मामला नहीं है। 2 अप्रैल इंदौर, मध्य प्रदेश, बाघलपट्टी में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होता है। लगता है अब आगे ऐसा नहीं होगा। 14 अप्रैल मोतिहारी, औरंगाबाद, बिहार शरीफ, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों पर हमले होते हैं। लगता है अब आगे ऐसा नहीं होगा। 15 अप्रैल मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, एक बार फिर से एम्बुलेंस और डॉक्टरों पर हमला होता है और लगता है ये सब अब रुक जाएगा। दरअसल एक समाज, एक मुल्क, एक सभ्यता के तौर पर हम शर्म के इस सिलसिले पर आखिरी तारीख नहीं लिख पा रहे हैं, और मोर्चे की पहली पंक्ति पर खड़े होकर कोरोना को चुनौती दे रहे वीरों को उस तारीख का इंतजार है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब आइए इसी लॉकडाउन में मौज कर रहे ऐसे आरोपी पर जिसकी खोज कर्नाटक दिल्ली पुलिस पिछले 18 दिनों से कर रही है। साथ ही वो गुनहगार है जिसने दिल्ली के निजामुद्दीन में कोरोना के खतरे के बीच एक जमात बिठाई। दिल्ली पुलिस ने 31 मार्च को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। सोचिए, साथ कहीं दूर भाग नहीं सकता, पूरा देश ठप पड़ा है, न गाड़ियां चल रही हैं न ट्रेनें, लेकिन दिल्ली पुलिस को साथ नहीं मिल रहा। आईपीसी 304, 308, 120, 269, 270, 271। आपको लगेगा ये कोई नए किस्म का पहाड़ा है, कोई बुझौनिया, लेकिन ये सब निजामुद्दीन के मरकज वाले मौलाना साद का श्रृंगार है, जिससे दिल्ली पुलिस ने उसे सुशोभित किया है। इरादा तो ये था कि मौलाना साद को हजारों लोगों को कोरोना के वायरस के बीच झोंकने के जुर्म में गिरफ्तार करना है, लेकिन दिल्ली पुलिस की उसकी गिरफ्तारी की कोशिश दरअसल एक नाटक बनकर रह गई।
विशुद्ध ड्रामा। मौलाना मोहम्मद साद पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ साथ अब ईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। ईडी ने मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन मौलाना मोहम्मद साद कहां है अब तक किसी को पता नहीं। जाकिर नगर में उनके होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जाकिर नगर का ये वही इलाका है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर उनके एक करीबी का घर है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है मौलाना मोहम्मद साद वही हो। मामला दर्ज होने के बाद साद ने खुद ही वीडियो जारी करके कहा था कि वो सेल्फ क्वारंटीन में है और समय मिलने पर वो सामने आएगा, लेकिन वो सामने नहीं आया और दिल्ली पुलिस ने उसके कुछ ठिकानों पर कहने को छापा जरूर मारा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। अब पुलिस कह रही है कि हम खोज तो रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस कमाल की पुलिस है। बिना पास वाली हिंदुस्तान की सारी कारें गैराज में खड़ी हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को साथ नहीं मिल रहा है। पूरे देश की रेलगाड़ियां ठप हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को साथ नहीं मिल रहा है। पूरे देश में विमान सेवाएं ठप हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को साथ नहीं मिल रहा। क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने के बाद मौलाना साद का छुपा रहना ये क्या दर्शाता है? क्या मौलाना साद हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मरकज़ के लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है और ये जमाती लोग वहाबी हजरात, इनका ताल्लुक सीधा सऊदी अरब से है। दिल्ली पुलिस का कमाल वाकई लाजवाब करने वाला है। पूरा हिंदुस्तान ठप पड़ा है, सिर्फ पुलिस और अनिवार्य सेवाओं की गाड़ियां चल रही हैं और दिल्ली पुलिस के एक से एक काबिल अफसर उसकी तलाश का सफल नाटक कर रहे हैं। पूरे देश में साद का मूवमेंट मुश्किल है, लेकिन डीसीपी जॉय टिर्की को वो नहीं मिलता। साद हिल नहीं सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को वो नहीं मिलता। एक एसीपी, 4 इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम साद की तलाश का नाटक कर रही है। ऐसी गजब की पुलिस देखी है आपने? देखी छोड़िए, सुनी है आपने कि देश में परिंदा पर तक नहीं मार सकता और एसीपी, डीसीपी, इंस्पेक्टर टाइप के अफसरों को एक अदना सा आदमी छकाता फिर रहा है। और ऐसी दिल्ली पुलिस कहती है कि हम तो दुनिया के बेहतरीन फोर्स हैं, लेकिन साद की तलाश का ड्रामा कह रहा है धत, बच्चों की तरह बातें नहीं करते। आज तक ब्यूरो। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और दोस्तों अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।